आखिर कैसा रहा राजसमंद का लोकसभा चुनाव? कौन रहे सक्रिय, कौन रहे सुस्त? विधायकों की क्या स्थिति रही? विधायक प्रत्याशियों की क्या स्थिति रही? आखिर संगठन किस एक भूमिका में नजर आया? कार्यकर्ताओं की क्या कंडीशन थी? मतदाताओं के मन में क्या था? परिणाम क्या कुछ इशारा करते हैं? आज के इस एपिसोड में ये सारे विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो जो चुनाव हुआ, चुनाव अगर शुरू से शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिमा कुमारी मेवाड़ का नाम आता है। कुछ चर्चा इस बात को लेकर चलती है कि एक ही परिवार से 2 टिकट दे दिए गए, मगर जिस प्रकार की राजनीतिक भूमिकाएं उन्होंने विधानसभा चुनाव में यहाँ दिखाई थी, तो उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे पुनः उनके आसपास इर्द गिर्द जाती दिखाई देती है। एक प्रत्याशी के तौर पर वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। कांग्रेस की तरफ से स्थिति इतनी आसान रही नहीं। पहले सुदर्शन सिंह रावत का नाम तय हो जाता है, वो मना करते हैं, टिकट लौटा देते हैं। फिर भीलवाड़ा के प्रत्याशी को राजसमंद का प्रत्याशी बना दिया जाता है। दामोदर गुर्जर भीलवाड़ा से राजसमंद ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वो जब यहाँ आकर अपना चुनावी सफर शुरू करते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगभग सभी विधानसभाओं में एक बार जाकर आ चुकी होती है। ये एक बड़ा फर्क होता है और ये फर्क आखिर तक दिखाई देता है। न केवल दोनों ही प्रत्याशियों की भागदौड़ में ये फर्क दिखता है, बल्कि कहीं ना कहीं आखिरी दिन जो बूथ मैनेजमेंट रहा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वह भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बड़े अंतर को दिखाता नजर आता है। एक और अंतर जो बहुत प्रभावित करने वाला इस चुनाव को, वो यह कि 8 के 8 विधायक भाजपा के थे और उनकी जो भूमिका थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि मारवाड़ क्षेत्र के जो 4 विधायक थे उनके बारे में तो हम बिल्कुल पुष्ट तरीके से नहीं कह पाएंगे, मगर जो राजसमंद की 4 विधानसभाओं के विधायक थे वो बड़े पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के लिए यहाँ मेहनत करते दिखाई दिए। उनकी लगातार कोशिश थी कि किस तरह से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वातावरण बनाए रखे, किस तरह से एक बेहतर लीड उनके क्षेत्र से मिल सके। धरातल पर इसकी सक्रियता देखी गई। सुरेंद्र सिंह राठौड़ का जिक्र करूं तो जब प्रत्याशी उनके क्षेत्र में पहुंचे तो पंचायत दर पंचायत उन्होंने बैठकें करवाई। हरि सिंह रावत वो तो पूरे के पूरे इस संयोजन की धुरी थे, तो वो न केवल अपनी विधानसभा बल्कि साथ साथ दूसरी विधानसभाओं पर भी किस प्रकार से चीज़ों को संयोजित किया जा सकता है उसमें पूरी तरह से लगे दिखाई दिए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की बात करें तो बूथ मैनेजमेंट पर उनका बड़ा ही प्रबल जोर रहा। आखिरी दिन भी उनकी कोशिश रहेगी, तकरीबन 70-80 बूथ पर उन्होंने बताया कि हम जाकर आए हैं, तो प्रत्येक बूथ को किस प्रकार से मैनेज किया जाए उसको लेकर। और शुरुआत के दौर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से संपादित किए। नाथद्वारा का तो जिक्र क्या करना है, वहाँ पर तो विश्वराज सिंह जी के कंधों पर राजनीतिक और पारिवारिक दोनों ही जिम्मेदारी हम मान सकते हैं। और नाथद्वारा के लिए यह भी कहा जा सकता है कि नाथद्वारा पहले ही महिमा कुमारी से अच्छे तरीके से परिचित था, तो वहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ हम समझ सकते हैं। मगर उसके सामने अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस का सबसे कद्दावर चेहरा, जिसके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, डॉक्टर सीपी जोशी, वो स्वयं भीलवाड़ा चुनाव लड़ रहे, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां यहाँ, उनके दायित्व यहाँ किस तरह से नहीं निभाए जा सके होंगे। तो नाथद्वारा इस तरह से बिल्कुल एक नेतृत्व विहीन हो गया। हालांकि देवकीनंदन गुर्जर मैदान में दिख जरूर रहे थे, मगर सीपी जोशी का प्रभाव वो एक अलग तरीके से नजर आता है। राजसमंद में कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश जरूर कर रही थी, दिखने की कोशिश जरूर कर रही थी, मगर हालात कभी धरातल पर इतनी एकजुटता और मजबूती के साथ नजर नहीं आए। कुंभलगढ़ में गाहे बेगाहे योगेंद्र सिंह दिखते थे, मगर तमाम चीज़ें औपचारिकताओं के आसपास ही नजर आई। भीम में तो सुदर्शन सिंह रावत टिकट भी लौटा चुके थे और पूरे के पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दिए। तो कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाजपा के जहाँ विधायक बड़ी मजबूती से अपने प्रत्याशी के पाले में खड़े थे, कांग्रेस के तमाम चेहरे सिर्फ औपचारिकताओं के इर्द गिर्द दिखाई दिए, कुछ तो दिखाई ही नहीं दिए। उसके बाद कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़े तो कार्यकर्ताओं में दोनों ही तरफ से कोई ज़्यादा रुझान नहीं था, मगर जब जिक्र नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ ही जाते हैं। उनको परिणामों को लेकर भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनके अंदर चीज़ें चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट तक अपने आप को मजबूत खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। तो कार्यकर्ताओं की भी स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी वो जुनून नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद जो आखिरी मतलब जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन की गतिविधियों को देखा जाए, बूथ मैनेजमेंट में इतना बड़ा फ़र्क था कि उस फ़र्क का मतलब कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। कांग्रेस की कई जगह टेबल ही नहीं लगी, कई जगह उनके पर्ची काटने वाले नहीं मिले, कहीं कांग्रेस के लिए कन्वेंस करने वाले लोग नज़र ही नहीं आए। मतलब अब कांग्रेस को लेकर चर्चा ये चल रही थी कि ये बात करें कि कितनी जगह टेबल लगे, या फिर ये बात करें कि कितनी जगह टेबल लगे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैनेजमेंट बड़ा ही अच्छा था। इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी ये कहती है कि इस मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन आंकड़ों में बड़ा फ़र्क था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक ठाक आंकड़े उपलब्ध करवाए गए थे, मुहैया करवाए गए थे। कांग्रेस के आंकड़ों में कुछ एक चीज़ें इतनी उत्साहजनक नज़र नहीं आई, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उन आंकड़ों के साथ ही कम होता गया। तो ये स्थिति धरातल पर आखिर तक रही।
एक और पहलू जो आखिर में जिसकी चर्चा करनी ज़रूरी है, मैंने विधायकों के रोल की बात की, मैंने प्रत्याशियों के रोल की बात की। महिमा कुमारी मेवाड़ हर जगह जाकर अलग अलग तरीके से बात करती नजर आई। हालांकि उनका एक वीडियो बड़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे वोट मत देना। हालांकि कांग्रेस उसका भी लाभ नहीं ले पाई, इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज़्यादा मुखर भी दिखी, ज़्यादा सक्रिय भी नजर आई। कुल मिलाकर एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि तमाम चीज़ें 4 जून को स्पष्ट होगी, परिणाम आने पर ही सब कुछ कहा जा सकता है। दोनों ही प्रत्याशी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में थे। अब ये दम किसके हिस्से जाता है, ये परिणाम किसके पाले जाते हैं, उसके लिए हमें 4 जून का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।